नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सविनय अवज्ञा की सीमाएं। हम लोग इस वीडियो में पूना पैक्ट और कम्युनल अवार्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 1930 आते आते जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौर शुरू हो रहा था तो अछूत लोग अपने आप को दलित कहने लगे। अब ये अछूत क्या है? तो ये अछूत हमारे भारतीय हिंदू समाज पर एक कहा जाए कि धब्बा है कि कुछ वर्ग थे, कुछ वंचित वर्ग थे, आर्थिक और सामाजिक वर्ग से पिछड़े लोग थे जिन्हें टच करना भी सही नहीं माना जाता था, उन्हें अनटचेबल माना जाता था, अछूत माना जाता था। तो इन लोगों में जागरूकता आना शुरू हुआ और 1930 में अपने आप को उन्होंने दलित कहना शुरू कर दिया। दलित अर्थात हम लोग डिप्रेस्ड हैं। और इन लोग अपना अलग राजनीति कांग्रेस से हट करके अपना वजूद खोजने लगे। इसमें कांग्रेस का भी दोष है क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों के मांग पर कोई भी मजबूत स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस डरती थी क्योंकि उनके बहुसंख्यक सदस्य जो थे, ऊंचे ऊंचे पदों पर जो उनके सदस्य थे वो सनातन पंथी थे, वो उच्च जाति के हिंदू थे। इसलिए कांग्रेस दलितों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दी और 1930 आते आते दलितों को एक नेता मिल गया जिनका नाम आप लोग जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसकी चर्चा भी हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि भले ही कांग्रेस ने दलितों के मांग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांधी जी विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने दलितों के लिए क्या क्या किया, उनकी क्या सोच थी। तो दलितों को उन्होंने हरिजन कहा। हरिजन अर्थात सन ऑफ गॉड, ईश्वर की संतान। दलितों के प्रति उनके हृदय में बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी और वो कहा करते थे कि जब तक दलितों को मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक उनका उद्धार नहीं होगा, उनको प्रॉपर अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक स्वराज आने में 100 साल से भी अधिक लग जाएंगे। अर्थात अछूतों को अधिकार दिए बिना हम 100 साल तक स्वराज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। उन्होंने हरिजनों की स्थिति को सुधार करने के लिए न केवल उन्हें हरिजन नाम दिया, सन ऑफ गॉड कहा, बल्कि उनकी बस्ती में जाकर वो रहने लगे और खुद ही मैला साफ करने लगे, जो कि बहुत ही घृणित माना जाता था। लेकिन ये ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनके शिष्यों में एक संदेश जाए और वो उनके प्रति घृणा ना करे। उन्होंने दलितों को सार्वजनिक मंदिरों में, कुओं में, तालाबों में, सड़कों पर प्रवेश दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। तो ये गांधी जी का अपना प्रयास था व्यक्तिगत। उन्होंने उच्च जाति के अपने अनुयायियों और कांग्रेस के सदस्यों से हृदय परिवर्तन करने के लिए कहा कि आप अपना हृदय परिवर्तन कीजिए और इन दलितों और अछूतों से घृणा मत करिए और इनको अपना भाई समझिए। अब ये कितने सक्सेसफुल हुए ये दूर की बात है। तो गांधी जी का अपना व्यक्तिगत जो प्रयास था दलितों के उद्धार के लिए बहुत ही सराहनीय था और उन्होंने दलितों के लिए बहुत ही कोशिश भी की, उदाहरण भी पेश किया। लेकिन तब तक दलितों को अपना एक नेता मिल गया था और उन लोग चाहते थे कि उन लोगों का राजनीति जो हो, उन लोग का जो संघर्ष हो वो कांग्रेस से हट करके हो, तभी उनका भला है। वो सभी शिक्षण संस्थाओं में दलितों का आरक्षण चाहते थे, हरिजन नेता लोग, और प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं में, सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव में अपना प्रतिनिधित्व चाहते थे। वो चाहते थे, उन लोगों का कहना था कि जब तक हरिजनों का, दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक वो राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक उनकी सामाजिक अपंगता जो है, समाज में जो उनकी हीन स्थिति है, कमज़ोर स्थिति है, वो मजबूत नहीं होगी। और 1930 ईस्वी में ही डॉक्टर अंबेडकर ने एक संगठन बनाया जिसको कहते हैं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये दलितों के बहुत ही मुखर नेता बनकर उभरे। तो डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास और पूना पैक्ट के बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। 1909 का जो अधिनियम पास हुआ था भारत में, उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था। तो ये फूट डालो राज करो की उसकी नीति थी। आगे चल कर के उन्होंने सिखों और ईसाइयों के लिए भी अलग निर्वाचन क्षेत्र का बात मान लिया था।
तो अब जब साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हो रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही बराबर विरोध कर रही थी, उस समय डॉक्टर अंबेडकर साइमन कमीशन से मिले और उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, एक आरक्षित क्षेत्र की मांग की, जिसमें उम्मीदवार भी दलित होंगे और मतदाता भी दलित ही होंगे। और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तरफ से भाग लेने के लिए गांधी जी गए और हरिजनों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर गए, तो वहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल में अलग निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के गांधी जी और अंबेडकर में काफ़ी मतभेद हुआ। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है 2010 के झारखंड बोर्ड में कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे थे। तो गांधी जी ये सोचते थे, गांधी जी का यह मानना था कि अगर हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाएगा, पृथक निर्वाचिका क्षेत्र को स्वीकार को मान लिया जाएगा, तो इससे जो आंदोलन है भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन, वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और हिंदुओं में एक फूट पड़ जाएगी, उसका एकीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि जब मुसलमानों को आरक्षण मिल सकता है, ईसाइयों को मिल सकता है और जो है एंग्लो इंडियंस को मिल सकता है, तो फिर जो सबसे वंचित हैं, शोषित हैं, उनको क्यों नहीं मिल सकता है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी अनबन हुई सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जब वहाँ से गांधी जी लौटे तो इनकी बात जो है कम्युनल अवार्ड दिया गया अंग्रेज़ों के तरफ से। कम्युनल अवार्ड का मतलब कि इनकी बातें मान ली गई पृथक निर्वाचिका को, कि दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा और मुसलमानों को भी मिलेगा, वो तो पहले से था, ईसाइयों को भी मिलेगा। तो इसको लेकर इसी जो पृथक सभी के लिए निर्वाचन क्षेत्र की जो घोषणा थी, इसे ही कम्युनल अवार्ड कहा गया। अंग्रेज़ों की तरफ से इसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, लेकिन कहा जाए तो ये उनकी फूट डालो राज करो की नीति थी, डिवाइड एंड रूल की नीति थी, कि जाति और धर्म के आधार पर उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की थी। उनका अंग्रेज़ों को ये लगता था कि अगर भारतीयों को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया जाए तो इनका संघर्ष जो है वो मध्यम पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन गांधी जी सारी बातों को समझते थे। वो आमरण अनशन पर बैठ गए और फिर गांधी जी के तरफ से मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, ये जैसे लोग अंबेडकर के पास गए समझौता करने के लिए। अंबेडकर मना कर गए, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों का दबाव पड़ने के बाद अंबेडकर गांधी जी से मिले। उन्होंने कहा कि मेरे ही साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है, हम लोगों को भी पृथक निर्वाचिका मिलनी चाहिए। क्या क्या बातें हुई, ये इतिहास बहुत गहराई में पढ़ने से आपको पता चलेगा। क्लास 10 में एनसीईआरटी में इतनी बातें हैं भी नहीं, मैं अपनी जानकारी से ये बातें बता रहा हूँ। अंततः बहुत ही दबाव के बाद अंबेडकर मान गए गांधी जी की बात, और गांधी जी भी बोले कि नहीं, आप लोग को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, पृथक निर्वाचक क्षेत्र नहीं मिलेगा। अर्थात निर्वाचिका, आपके उम्मीदवार खड़े होंगे रिजर्व सीट पर और उसमें वोटिंग जो है सभी को देंगे, हरिजन भी देंगे और सामान्य लोग भी देंगे और दूसरे जाति के लोग भी देंगे। और यही सिस्टम अभी तक चला आ रहा है। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच सितंबर 1932 में एक समझौता हुआ पूना में, इसीलिए इसे पूना समझौता या इंग्लिश में पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट क्या है, पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न भी जैक बोर्ड में 2011 में आ चुका है और बहुत सारे कमीशन के परीक्षाओं में पूना पैक्ट बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है कि पूना पैक्ट क्या है या पूना पैक्ट से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पूना स्थान का नाम है महाराष्ट्र में। यहाँ पर गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था। अंबेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, जबकि गांधी जी कहते थे कि इससे हमारा स्वतंत्रता संग्राम और फिर जो हमारी समाज की समरसता है, एकता है, वो भंग होगी। इसी को लेकर गांधी जी आमरण अनशन कर दिए। फिर बाद में अंबेडकर को झुकना पड़ा और एक समझौता हुआ जिसमें दलितों को केंद्रीय विधानसभाओं में और प्रांतीय विधानसभाओं में पृथक रिजर्व जो है आरक्षित मिल गया सीट, जिसमें कि सभी कोई वोटिंग कर सकते थे, केवल उम्मीदवार उनका था। तो ये जो समझौता हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, इन्हें ही पूना समझौता कहते हैं। बाद में भी कांग्रेस के आंदोलन को दलितों ने बहुत ही सशंकित दृष्टि से देखा, डाउट भरे दृष्टि से देखा। कांग्रेस कभी भी दलितों का पूरा विश्वास
जो है गेन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाई, कभी भी वो पूरा विश्वास दलितों का नहीं ले पाई। चलिए, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने प्रयास किया। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यही समझे। अब हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की दूसरी सीमाएं क्या थी, दूसरा उनका लिमिटेशन क्या था, मुसलमानों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या रुख था, इसके बारे में भी हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस को मुसलमानों का वह साथ नहीं मिल पाया जो कि असहयोग आंदोलन के समय मिला था। इसका कारण था कि कांग्रेस हिंदू महासभा के नज़दीक आ रही थी। कांग्रेस कुछ कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथी ताकतों के करीब आ रही थी। दूसरी तरफ मुसलमानों का भी एक बहुत ही कट्टरपंथी पार्टी बन चुका था जिसका नाम था मुस्लिम लीग, आप लोग सबको जानते हैं, जिसके कारण से भारत का विभाजन भी हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल, इन लोगों का नाम तो आप लोग जानते ही हैं। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ही दूरी केवल नहीं बढ़ रही थी बल्कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भी दूरी बढ़ रही थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आते आते। और हर शहर में सांप्रदायिक जुलूस निकल रहे थे, कहीं पर दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान का टकराव एक आम बात बन गया था। तो हिंदू मुसलमानों के बीच में अब वो प्रेम, वो समरसता, वो हारमोनी अब नहीं रह गई थी। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों का बहुत ज़्यादा साथ कांग्रेस को नहीं मिल पाया। 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित करने का, समझौता करने का प्रयास किया गया और जिन्ना ने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाके और विशेष करके बंगाल और पंजाब में आबादी के अनुपात में अगर मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, उसके सही उम्मीदवारों की उपस्थिति हो जाए, तो वो पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ देंगे। तो देखिए, कम्युनल अवार्ड से दलित भी संबंधित हैं और मुसलमान भी संबंधित है। अर्थात अंग्रेज़ सरकार दलितों को भी लुभाने का और मुसलमानों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है। वो दलितों को अधिकार या मुसलमानों का अधिकार देने वाली कोई बात नहीं है, ये सब केवल उसके चोचले हैं कहा जाए। मेन उनका मकसद था कि किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम को कमज़ोर किया जाए। तो यहाँ पर 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास हुआ। 1928 में एक बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक, उसमें लग रहा था कि बात बन जाएगी, लेकिन तभी हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने खुलेआम इन प्रयासों की आलोचना कर दी। तो अब जो भी उम्मीद था कि हिंदू मुस्लिम एकता होगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सपोर्ट मिलेगा, मिलकर संघर्ष करेंगे, ये सब पर पानी फिर गया और बात बनते बनते बिगड़ गई। और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग कांग्रेस पार्टी को ना के बराबर मिला। मुसलमान हमेशा आशंकित थे, उनके नेता ये बोलते थे कि बहुसंख्यक हिंदू समाज के बीच उनकी पहचान खो जाएगी, उनकी बातें नहीं मानी जाएगी, उनका संस्कृति और उनकी पहचान दब जाएगी, ये उनकी आशंका थी। और इस आशंका को वो अपने फॉलोअर्स में शेयर करते थे और इस कारण से फिर हिंदू मुसलमान अलग अलग रास्ते पे चल पड़े। आप लोग देखते हैं मुस्लिम लीग का अलग स्टैंड हुआ करता था हर बात पे, कांग्रेस का अलग स्टैंड हुआ करता था। और जो मोहम्मद इकबाल कवि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखते थे, वो भी द्विराष्ट्र के कट्टर समर्थक बन गए। और इसका फिर परिणाम क्या हुआ, भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन भारत दो टुकड़े में बट गया, एक बन गया भारत और पाकिस्तान। और आज भारत के बट जाने के बाद भी शांति नहीं है, भारत और पाकिस्तान में हमेशा युद्ध चलते रहता है। ये दूर की बात है, आपके बुक में नहीं है, मैंने यूं ही बोल दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमानों की क्या भूमिका थी, कितना उनका सहयोग मिला, जिन्ना का क्या स्टैंड था, ये सारी बातों की हम लोगों ने चर्चा की। और जो भी हो, भले ही 100% गांधी जी या कांग्रेस ने देश को एक कर पाने में सफलता नहीं पाई हो, लेकिन फिर भी बहुत हद तक 95% तो हम लोग कह ही सकते हैं कि उन्होंने सफलता पाई। तो कांग्रेस और गांधी जी के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि भारत में किस प्रकार राष्ट्रवाद फला फूला। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रयासों को भी देखेंगे जो गैर राजनीतिक थे और उनका क्या राष्ट्रीय एकता में, नेशनल यूनिफिकेशन में योगदान था, कवियों का, कलाकारों का, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कौन कौन से गैर राजनीतिक प्रयास किए गए। भारत को माता माना गया और भारत को माँ मान करके भारत को आज़ाद करने की कोशिश की गई। ये कॉन्सेप्ट कब से आया, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो भारत को माँ के रूप में सबसे पहले वंदना
का जिक्र हम लोगों को मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम से। उन्होंने वंदे मातरम लिखी जो कि भारत माँ की स्तुति थी, और धीरे धीरे ये स्तुति और भारत माता की छवि एक मूर्त रूप लेने लगी, क्योंकि जब तक मूर्त रूप ना हो, जब तक एक सॉलिड रूप ना हो, निश्चित रूप ना हो, तब तक उससे प्रेम कर पाना आम आदमी के लिए काफ़ी मुश्किल है। अनिश्चित से कैसे प्रेम करेगा। तो कुछ कवियों ने, कहानीकारों ने, उपन्यासकारों ने भारत माता की छवि को गढ़ने का प्रयास किया। इसमें पहला प्रयास है वंदे मातरम, और ये वंदे मातरम इतना पॉपुलर हुआ कि आज़ादी की लड़ाई के समय, विशेष करके स्वदेशी आंदोलन के समय, यह खूब गाया गया वंदे मातरम। और इस वंदे मातरम को बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में भी इसे शामिल किया। फिर भारत माता की छवि बनाई गई। भारत माता की पहली छवि बनाने का, पहली चित्रकारी करने का जो श्रेय जाता है वो अविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि बनाई। ये सन्यासी भेष में बनाया गया था, जो कि सादगी, मृदुलता वगैरह का प्रतीक था। बाद में फिर भारत माता की छवि बनाई गई, आप लोग जानते हैं, जो कि दुर्गा माँ से काफ़ी मिलती जुलती है। शेर है, झंडा है हाथ में, तो ये सारी बात है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ। पहला जो भारत माता की चित्र बनी वो चित्र अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, कोई मिशन चलाने के लिए झंडे की ज़रूरत होती है, तो तिरंगे झंडे का जो है प्रचलन शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन के समय एक तिरंगा झंडा बनाया गया। ये तिरंगा झंडा 3 रंग का था, लेकिन अभी के जैसा 3 रंग नहीं था। उसमें 3 रंग था, हरा, लाल और पीला। हरा, लाल और पीला, रेड, येलो और ग्रीन। और बीच में 8 कमल के फूल थे। ये 8 कमल के फूल क्यों थे? क्योंकि उसमें ब्रिटिश प्रांत में 8 राज्य थे। ये 8 राज्यों को दिखाते थे। और एक अर्धचंद्र था। तो अर्धचंद्र जो होता है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और दोनों ही उसको बहुत ही इज्जत से देखते हैं। तो अर्धचंद्र जो है वो हिंदू और मुसलमानों को संकेत करता था। तो लाल, हरा, पीला रंग था, 3 उनमें पट्टियाँ थी, 8 कमल के फूल थे, और बीच में अर्धचंद्र था। फिर गांधी जी ने आगे चल कर के 1921 में स्वराज का झंडा बनाया, और यहाँ पर भी थोड़ा रंग बदल दिया गया। 3 रंग इसमें भी थे। अब जहाँ पीला रंग था वहाँ सादा रंग हो गया। तो लाल, सफ़ेद और हरा, और बीच में चरखे का निशान बना दिया गया। ये चरखा स्वावलंबन का प्रतीक था, कि अर्थात हम लोगों को आज़ादी की लड़ाई तो लड़नी ही है, साथ ही साथ हम लोगों को स्वावलंबी भी बनना है। तो चरखा और लाल, हरा और सफ़ेद, ये गांधी जी ने झंडा बनाया। और आज का झंडा कैसा है ये जान रहे हैं कि बीच में अशोक चक्र है, लाल के जगह केसरिया रंग है। तो ये उत्तरोत्तर इसमें परिवर्तन होता गया। ये झंडे लेकर के चलने का मतलब था कि हम ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। तो इन झंडों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता बढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरा प्रयास जो किया गया कि हमारे देश के लोक कथाओं और लोक गीतों, लोक नृत्यों का संकलन किया गया। लोगों को यह मानना था, जैसे कि यूरोप में भी हम लोगों ने देखा था, कि जो देशभक्ति होती है, राष्ट्रीयता जो होती है, वो लोक गीतों में और लोक कथाओं में होती है। खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांव-गांव जाकर के लोक कथाओं और लोकगीतों का संकलन किया। इसमें एक और बहुत सराहनीय प्रयास जो किया वो मद्रास के नटेशा शास्त्री ने किया। नटेशा शास्त्री ने एक बहुत ही मोटी किताब लिखी 4 वॉल्यूम में। उस बुक का नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया नटेशा शास्त्री ने लिखा, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के सभी लोक कथाओं, लोकगीतों को संकलित किया। और सबसे जो बड़ी प्रयास भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए किया गया वो इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई। अंग्रेज जब आए तो हमारे इतिहास को तहस नहस कर दिए। उनके नज़र में भारतीय तुच्छ थे, भारतीयों में बुद्धि नहीं था, भारतीयों में एकता नहीं था, भारतीयों की संस्कृति का कोई अहमियत नहीं था। उनके नज़र में वो भारतीयों को हर दृष्टि से हीन समझते थे। लेकिन हमारे नेताओं ने, हमारे कवियों, कहानीकारों को लगा कि जब तक हम इतिहास को पुनर्व्याख्या नहीं करेंगे और अपने देशवासियों में अपने इतिहास के प्रति गर्व की भावना नहीं भरेंगे, आज़ादी बहुत दूर की चीज़ होगी। तो हमारे भारत के इतिहास को फिर से पुनर्व्याख्या किया गया और बतलाया गया कि किस प्रकार प्राचीन समय में हम धर्म, कानून, दर्शन, गणित, विज्ञान, खगोल, सब चीज़ों में हम लोग आगे थे। फिर हमारा धीरे धीरे पतन हुआ और फिर हम लोग गुलाम हुए। अगर फिर से हम लोगों को आज़ादी पाना है, फिर से हम लोगों को मजबूत बनना है,
तो अपने पुराने गौरव को, पुराने अतीत को याद करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ी बात हुई इतिहास को पुनर्व्याख्या करने की। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने के लिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर तरह तरह के जो समूहों के नेता थे उन लोगों का भी योगदान था, लेकिन कवियों, कहानीकारों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये तीसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।